तो जैसा कि नवंबर का टाइम हमारा जा चुका है और आप सबने सैंपल पेपर तो लगाने शुरू कर दिए होंगे, एटलीस्ट आपने पीवाईक्यूज तो लगाने 100% स्टार्ट कर दिए होंगे। तो बच्चों जब आप पीवाईक्यू लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको ना सारे के सारे फॉर्मूले, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं चारों चैप्टर्स के, वो रिकॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आज का वीडियो मेरा 10 से 15 मिनट का होने वाला है और लगातार आप इस वीडियो को दिन में रोज एक बार 3-4 दिन 5 दिन इसको लगातार आप लोग देख लेंगे तो ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्योंकि हम कई बार चीजें जो हम विजुअल करते हैं ना वो ज्यादा तैयार होती हैं रटने के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रटने में ना जोर दे करके आप इस वीडियो को 10-15 मिनट को है 2x करके देख लेना, सारे के सारे फॉर्मूले तुमको तैयार हो जाएंगे। और जब ये फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको फिजिक्स में 26 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कंसेप्ट तो सभी लर्न कर लेते हैं। एक्चुअली 9th-10th में ट्रेंड हो गया है लर्न कर लो लर्न कर लो, बहुत बड़े बड़े एडुकेटर्स बोलते हैं ये लर्न हो गया ये लर्न हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो साइंस है वो क्या है, समझने वाली चीज है, ओके। लेकिन फॉर्मूले तो क्या है, हमें तैयार करने ही करने पड़ेंगे। अगर कंसेप्ट पे जाएंगे तो फिर बहुत डिटेल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सारे के सारे फॉर्मूले एक बार में। तो हम शुरुआत कौन से चैप्टर से करेंगे, शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। कहां शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि जो चार्ज होता है ना उसका क्वांटाइजेशन किया जा सकता है। मतलब कि ये हो गया कि चार्ज है इसको Q से डिनोट करते हैं, पढ़ चुके हो आप लोग। और क्वांटाइजेशन का मतलब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं कि कितना किसी एक वायर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा था। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के साथ साथ कूलम्ब होता है। और दूसरा बेटा क्या कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो भी आपको पता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको जानकारी है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा फॉर्मूला बढ़ते हैं कि जब चार्ज फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं करंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लोग करंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं, करंट को I से डिनोट करते हैं और करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पर रेट लग जाता है वहां आ जाता है टाइम, तो Q/T है ना। अब देखो भाई यहां से SI यूनिट क्या निकल के आया था, करंट का एम्पियर निकल के आया था, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड। क्या बोलते हैं, कूलम्ब पर सेकेंड। फिर हमने देखा मिली एम्पियर क्या होता है ना। फिर हमने देखा माइक्रो एम्पियर क्या होता है ना। चलो कमेंट करके आपको बताना है, ये फिलिंग द ब्लैंक है, FIB है, कि इनमें मिली में क्या भरा जाएगा और माइक्रो में क्या भरा जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया बात है। तीसरा फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और सिमिलरली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा V = W/Q। किसी चार्ज को इन्फिनाइट से लाने में जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से इसका SI यूनिट क्या है बेटा, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, या मैं इसको कह सकता हूं क्या, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब, मतलब जूल पर कूलम्ब भी मैं इसको बोल सकता हूं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जहां से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने क्या किया, इस करंट और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, है ना। और ओम्स लॉ क्या बताया गया, ये बताया गया कि अगर हम सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, और यहां से हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया और ये क्या हो गया, V = IR। या मैं अगर ओम्स ट्राइंगल की बात करूं, हालांकि ये कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है, तो ओम्स ट्राइंगल की मैं बात करूं तो ये हो गया हमारे पास V, ये हो गया I, ये हो गया R, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली हमें R, दैट इज रेजिस्टेंस। आपको पता है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब आपको ये नई फिजिकल क्वांटिटी मिली तो नंबर 5 में हमने इसके बारे में पढ़ा कि रेजिस्टेंस क्या है भाई, तो रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। फिर हमने एक चीज और पढ़ी कि इस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल और करंट किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करते। तो फिर कौन इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट करता है कौन कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर, मटेरियल,
है ना, और क्या है एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। और फिर हमने जाकर के पढ़ा एक और फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। कहां से पढ़ा? इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A फॉर एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये रो है रेजिस्टिविटी, या इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी किसी मटेरियल का बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ना रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला मिला। अच्छा, रेजिस्टिविटी कुछ खास बातें होती हैं, कभी चेंज नहीं होती बिसाइड्स और अगर टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, है ना, या मटेरियल ना चेंज किया जाए, तो रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला मिला। फिर बच्चों जो अगला फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक सीरीज और पैरेलल का। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल? अगर आपको पता है तो एक पॉइंट तो मुझे इसमें चाहिए होगा कमेंट में। सीरीज का फॉर्मूला क्या मिलता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला मिलता है कि अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में डैश 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 प्लस में Rn नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम इसको काउंट कर सकते हैं। 4 लगे हैं तो 4 R4 तक हो जाएगा, 10 लगे हैं तो R10 तक हो जाएगा। इसी तरह अगला जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है पैरेलल का। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमने क्या पढ़ा? 1 अपॉन में R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए ये भी आगे बढ़ता जाता है। 4 है तो 4 लगाना है, 5 है 5 लगाना है। गलती क्या होती है, सोर्स ऑफ एरर क्या बच्चा करता है? तो इसमें एरर ये करता है कि कैलकुलेट करने के बाद ना हमें चाहिए होता है R पैरेलल, तो रेसिप्रोकल करना भूल जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? नहीं तो फिर आपका आंसर मैच नहीं होगा, फिर आप परेशान होगे, सैंपल पेपर लगाने कोई फायदा नहीं। बच्चों जब रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आई, हीटिंग इफेक्ट। क्या प्रॉब्लम आई? हीटिंग इफेक्ट। कि अगर हम ज्यादा टाइम के लिए किसी भी गैजेट को चला दे रहे हैं, रन कर दे रहे हैं, तो हीट हो जा रहा है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करें कि हाउ मच हीट एनर्जी जनरेटेड व्हेन सम करंट फ्लोज इन कंडक्टर? देन हमारे पास एक फॉर्मूला आया विच इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दैट इज स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इसके बाद बच्चों ना हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उसमें अगर सारे फॉर्मूले पढ़ लिए तो फिर बिल कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो बिल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है एनर्जी। तो बच्चों पावर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी? एनर्जी शुड बी कैलकुलेटेड E इज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? P डॉट T, या P इंटू में T हो जाएगा। यहां से आप जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये वॉट आर में निकलेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। मैं शायद यहां पर मिस कर गया हूं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है वो ओम होता है, और रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे कि नहीं आगे? बहुत बढ़िया बात है। फिर अगर हम आगे बात करें तो पावर का एक फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? पावर का फॉर्मूला मिलता है P इज इक्वल टू VI। क्या मिलता है? VI। और फिर आगे हम बात करेंगे एक और पावर के फॉर्मूले की, तो P इज इक्वल टू मिलता है I स्क्वायर R। ठीक है, आगे बात करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या मिलता है हमारे पास? V स्क्वायर अपॉन में R। बेसिकली कुछ बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो हमें पता है कि जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। ठीक है भाई, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस कम करोगे तो पावर ज्यादा मिलेगा, तो पैरेलल में इसको यूज कर देते हैं, सीरीज में इसको यूज कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन हमें दिखता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास किसके? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। ये क्या है? हाउ टू कैलकुलेट बिल में आप इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किलो वॉट आर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बिल बोलते हैं। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? ठीक है, और आपको शायद ये भी पता हो कि अगर हमें वॉट है किलो वॉट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। दूसरे चैप्टर में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में अभी मुझे वीडियोस बनाने हैं, इस चैप्टर के वीडियोस अभी मैं बहुत तेजी से आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, एंड ऑफ द नवंबर तक। फिलहाल तो इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं, केवल कंसेप्ट है। ठीक है, पहला कंसेप्ट क्या है कि आपको ना पता होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है कि अगर मान लो मैं किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में कुछ इस तरह से
होल्ड करता हूं कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा, तो मेरी फिंगर जिस तरफ कर्व होंगी, टर्न होंगी, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो अगर मैं इसको देखूंगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखो मेरी फिंगर इधर टर्न हो रही है, इधर, तो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी शो होंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है कि अगर हम स्क्रू ड्राइवर से राइट हैंड को घुमाते हैं तो पॉइंट ऑफ द स्क्रू इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टर्निंग ऑफ द स्क्रू इज शोइंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड से, फिलहाल तो राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। और यूज क्या है? यूज है इसका मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ना इसमें सर्कुलर लूप आता है, तो उसमें फैक्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इससे पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ना क्या रखते हैं, कोई कंडक्टर रख देते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है लेफ्ट हैंड रूल? कि अगर मैं अपनी 3 फिंगर्स, कौन कौन सी, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो ना ये तीनों ना अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। लाइक कि अगर मैं थंब की बात करूं तो ये डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा। जबकि जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, और जबकि मिडिल फिंगर है ये क्या शो करेगी बच्चों? ये शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप तैयार कर सकते हैं फादर, मदर और फिर इसके बाद मैं, मतलब फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मैं मींस आई, और आई किससे डिनोट किया जाता है? करंट को डिनोट किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक है फ्लेमिंग के, और इसके जो हमें इसमें तैयार करने, फॉर्मूला नहीं है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा, तो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें थीटा ऑलवेज कैसा है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो अगला चैप्टर हमारे पास है वो है हमारे पास क्या? वो है लाइट। ठीक है, तो लाइट चैप्टर में ना जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? रेडियस का मिरर्स में पहले हम बात करेंगे। तो उसका रिलेशन सबसे पहला आता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? रेडियस बाई 2 होता है। पहला फॉर्मूला हम लोगों ने इस चैप्टर में यही पढ़ रखा है कि जो फोकस पॉइंट होगा ना, या फोकल लेंथ होगी, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, उसका क्या होगा? हाफ होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? होपफुली समझ में होगा। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं हम लोग? मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये मिरर फॉर्मूला है क्या? इससे ना हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां, मतलब प्लेस है मिरर से डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां पर बन रही है, फोकल लेंथ क्या है, ये फाइंड करते हैं। f क्या है यहां पर? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द मिरर। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगी चीजें। अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है और आपने वीडियो देख लिया तो ये ऑलमोस्ट आपने ये सारे फॉर्मूले तैयार कर लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर आता है हमारे पास क्या निकालने के लिए? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर हमने पढ़ रखा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये होता क्या है? बेसिकली ये रेशियो होता है हाइट का, कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू किसका? माइनस में v/u के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये मिरर में माइनस लगता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, बच्चे भूल जाते हैं। क्लियर? फिर हमने क्या पढ़ा? हमने मैग्निफिकेशन की कुछ कंडीशंस पढ़ी। क्या पढ़ी हम लोगों ने? मैग्निफिकेशन कंडीशन कि m या तो इक्वल टू 1 होगा, या m ग्रेटर देन 1 होगा, या m इज लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले m इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया? कि जो इमेज है ना वो सेम साइज की है। m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन बड़ा आ रहा है। तो बड़ा किस कंडीशन में आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हमारी बड़ी होगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो इनलार्ज इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? कि इमेज डिमिनिश्ड या छोटी बन रही, पॉइंट साइज बन रही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास प्रिज्म। क्या आता है? प्रिज्म आता है। लेंस तो बाद में आता है। तो प्रिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रिज्म में पढ़ते हैं कि भाई अगर एक मान लो हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म प्रिज्म है, यहां से ना कोई लाइट इंसिडेंट करती है, ठीक है, तो ये बेंड हो जाती है और ये अवे हो जाती है। ठीक है ना, यही तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, तो ये मान लो हमारे पास क्या होगा? ये नॉर्मल्स हो गए दोनों, है ना, फटाफट कर लेते हैं। नॉर्मल्स हो गए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। और अगर मैं इस लाइन को इंसिडेंट रे को थोड़ा आगे तक बढ़ा देता हूं, ये बढ़ गई,
और इस इमर्जेंट रे को मैं मैच करा देता हूं इस इंसिडेंट लाइन से, तो एक एंगल हमारे पास क्या बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर आता है हमारे पास लेंस, और लेंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, लेंस में पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, यहां पर आपको प्लस दिख रहा होगा, यहां पर आपको माइनस दिख रहा होगा, इतना सा डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस नहीं। ठीक है, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो यहां पर FVU सेम मीनिंग रखते हैं जो यहां पर रखते हैं। F इज फोकल लेंथ, V इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, यहां से मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, सेम मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई इमेज को ना कंपेयर करना है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, बट ये इक्वल टू में V/U तो होगा लेकिन इसमें माइनस साइन नहीं लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस है यहां पर मैग्निफिकेशन और यहां पर मैग्निफिकेशन के लिए। क्लियर है, बाकी कंडीशन आपको दिखेंगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ना हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस से पहले साइन कन्वेंशन की। किसकी बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर मिरर की बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, मिरर के लिए बात करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हम लोग ना पहले कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव देखो क्या कहते हैं, कॉनकेव में जो F होता है ना वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, V कैसा होगा, V होगा हमारे पास नेगेटिव फॉर रियल, है ना, V कैसा होगा, रियल, और V होगा पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट वाले केस में एक वर्चुअल ही बनता है, बाकी तो हर जगह माइनस ही आएगा। U कैसा होगा, U ऑलवेज नेगेटिव, U ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। होपफुली समझ में आया होगा। अगर मैं इसी तरह बात करूं कॉन्वेक्स की, अगर मैं बात करूं तो कॉन्वेक्स का जो फोकस रहता है वो कैसा रहता है, वो रहता है पॉजिटिव। कैसा रहता है, फोकस रहता है पॉजिटिव। ठीक है, V कैसा रहता है, पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज बनाता है स्मॉल साइज की। U कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। अब हम जरा लेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंस में साइन कन्वेंशन देखो, यहां पर मैंने लिख दिया कॉनकेव, लेंस है यहां पर। ठीक है, लेंस इज कॉनकेव, और यहां पर हम कर लेंगे कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में देखो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है, आपको पता है डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो इसका फोकस ने कैसा होता है, माइनस होता है, इसका माइनस फोकस कैसा होगा, माइनस होगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर। अच्छा, जो V होगी वो कैसी होगी, वो वर्चुअल बनेगी ना, तो वर्चुअल के लिए यहां पर कैसा होता है, माइनस साइन होता है, जबकि रियल के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना अंतर होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। U ऑलवेज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये मैं कह सकता हूं कि कॉनकेव में सारी कंडीशंस कैसी है, हमारे पास नेगेटिव कंडीशन है, जबकि कॉन्वेक्स में जो फोकस होगा ना वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। और V की फिर दो कंडीशन बन जाएंगी, रियल के लिए और किसके लिए, वर्चुअल के लिए। रियल है तो पॉजिटिव, वर्चुअल है तो नेगेटिव, और U यहां पर भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया बात। तो ये जो हमारे पास जो फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट करके कहीं पेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी डेस्क पे, जो कि आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट तैयार रखेगी। तो ये तो हो गए मिरर और लेंस के। एक चीज बचती है लेंस के लिए, पार। ठीक है, लेंस का पार कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चों जो हमारे पास पार होता है ना लेंस का, वो क्या होता है, वो होता है फोकस का रेसिप्रोकल। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोकल का रेसिप्रोकल, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोकस होगा ना वो 1/p के बराबर होगा, या p इज इक्वल टू 1/f के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, किसमें ये होगा हमारे पास, ये मीटर्स में होगा। किसमें होगा, मीटर में। सेंटीमीटर में करना है इसको तो मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में होगा, मीटर में करोगे तो अपॉन में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट होती है भाई डायोप्टर। प्लस माइनस का होता है, प्लस भी निकल सकता है, माइनस भी निकल सकता है, अकॉर्डिंग टू फोकल लेंथ। फोकल मान लो कॉनकेव का है तो भाई दूसरा साइन लगेगा, कॉन्वेक्स का है तो पॉजिटिव लगेगा, है ना। तो इसके हिसाब से यहां पर SI यूनिट प्लेस की जाती है। फिर पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल पावर्स। तो पावर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3। कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आता है तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस में 1/f3 आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कभी कभी केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो उसमें जो लेंसेज रखते हैं वो कॉन्वेक्स लगते हैं। ठीक है, और दो होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ना इसका जो टॉपिक है वो खत्म हो गया।
फिर आते हैं ह्यूमनाइज में। तो ह्यूमनाइज में कभी कभी फाइंड करने के लिए आ जाता है कि कितने पावर का चश्मा उसको बच्चे को लगेगा ताकि वो क्लियरली लेटर्स को रीड कर सके या कुछ इस टाइप से। तो आपको फार पॉइंट और नियर पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए, देखो फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने पीछे पढ़ रखा है, केवल आपको जानकारी होनी चाहिए यू कब इनफिनाइट होगा, है ना, वी कब इनफिनाइट होगा भी कि नहीं, ओके। फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, डिस्टिंक्टिव विजन क्या होता है, इतना पढ़ लोगे तो इस चैप्टर का भी आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला प्रीवियस वाले ही लगते हैं, इसमें बाकी कुछ नया नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस ह्यूमनाइज के न्यूमेरिकल्स करने में तो प्लीज आप एक बार मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म कर देंगे, तो मैं पहले इसके आपको न्यूमेरिकल्स ही करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए होपफुली इतना काफी है, इतना तैयार करो, फिर मुझे बताओ कि क्या आपको पीवाईक्यूज में प्रॉब्लम हो रही है, अगर हो रही तो किस कंसेप्ट में हो रही है। इसके वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।